हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ पढ़ेंगे। संविधान में 124 से लेकर 147 तक इनकी बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिएगा जिससे कि आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएं और हमेशा याद रहें। और अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है ये मूल क्षेत्राधिकार। इसके 2 प्रकार होते हैं, आत्यांतिक और समवर्ती। हम दोनों पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं मूल क्षेत्राधिकार को आरंभिक या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर वो केसेस आते हैं, इसमें 3 तरह के केसेस आते हैं। देखिए, या तो विवाद हो संघ और किसी यूनियन टेरिटरी के बीच, या विवाद हो संघ किसी राज्य के बीच, या फिर 2 राज्यों के बीच का विवाद हो। लेकिन वो विवाद किसी राजनीतिक कारण की वजह से नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। उसमें संविधान से रिलेटेड या कानून या विधि से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट कराती है। लेकिन कोई संधि, समझौता या जल संबंधी कोई जो विवाद होते हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाता। यानी कि अगर 2 राज्यों के बीच जल संधि या पानी से रिलेटेड या नदियों के बहाव या पानी वगैरह से रिलेटेड कोई भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है अगर, तो उसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कराता है। दूसरा है समवर्ती। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का यदि हनन होता है किसी का तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है उसके खिलाफ, और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 तरह की रिट जारी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है हमारे मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर रिट जारी करने की बात आती है तो आप मूल अधिकारों के हनन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में भी रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा भी कई तरीके की रिट जारी करता है, इसलिए मूल अधिकारों के क्षेत्र में हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ज़्यादा है इस मामले में। तो आप याद रखिएगा, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, एक आर्टिकल जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स आते हैं जो कि 2 राज्यों के बीच के मुकदमे या विवादों को निपटाते हैं, एक्सेप्ट समझौते और संधि, और जल रिलेटेड जो पानी रिलेटेड जो नदियों का पानी एक्सेट्रा इन सब से रिलेटेड जो मुकदमे हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाता है। दूसरा है समवर्ती, जिसमें हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक है या अगला हेडिंग है अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब हम सुप्रीम कोर्ट में किस किस कंडीशन में अपील कर सकते हैं। सबसे पहला होता है 132 आर्टिकल, संवैधानिक मामलों में अपील। मतलब हमारा केस चल रहा था हाई कोर्ट में और उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आ गया, उसमें कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे संविधान की व्याख्या का प्रश्न आ जाता है या संविधान से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाता है। तो हाई कोर्ट ये आदेश देता है, हाई कोर्ट आपको ये रिटन में देगा कि आपके इस मुकदमे में संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, इसीलिए आपको ये अपील सुप्रीम कोर्ट में करनी है। मतलब जहाँ संविधान की व्याख्या का प्रश्न आता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। तो इस तरीके से संवैधानिक मामलों में अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों के लिए कम से कम 5 जजों की एक बेंच बिठाता है। ये बेंच इस केस का निपटारा करते हैं जो कि संवैधानिक मामले से संबंधित होता है। अगला है आर्टिकल 133, जिसमें सिविल मामलों में अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। होता क्या था, 1972 से पहले सिविल या दीवानी मामलों में वही केस जाते थे सुप्रीम कोर्ट जिनकी 20,000 या इससे अधिक मूल्य का कहते हैं केस हुआ करता था। मतलब अगर कोई सिविल मामला है जिसमें 20,000 से ऊपर की राशि का इन्वॉल्वमेंट है तब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज नहीं जा सकते। लेकिन 1972 में हुआ क्या, 30वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत
अब कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आपकी केस का या आपके अपील का मूल्य इतना होगा तब आप जाएंगे, बल्कि आपको अगर हाई कोर्ट का जज ये कह दे कि आपके मामले में विधि या कानून की व्याख्या की गई है या कानून से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड कोई इसमें अगर पॉइंट आ जाता है, तब आपका ये केस सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए जा सकता है हाई कोर्ट के कहने पर। आगे है आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों में अपील कर सकते हैं आर्टिकल 134 के तहत। क्या होता है, हाई कोर्ट में मान लीजिए किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई निचली अदालत में कोई केस था, कोई व्यक्ति था निचली अदालत में, उसको दोष मुक्त पाया गया, उसको दोष मुक्त पाया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस केस को अपने पास बुलाया, अपने पास मंगाया इसे, और इसकी छानबीन के पास पाया कि ये व्यक्ति दोष मुक्त नहीं है बल्कि दोषी है, और इसको दोषी करार दे दिया गया और साथ में इसको मृत्युदंड दिया गया। ऐसे केसेस में अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 134 के तहत। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, आपका कोई मामला लंबित था निचली अदालत में और हाई कोर्ट ने इस मामले को अपने पास मंगाया और दोषी साबित करने के बाद मृत्युदंड दे दिया गया, तब ऐसे केसेस भी सीधे जाते हैं आर्टिकल 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, परामर्श क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143। इसके अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी केस पर या किसी मुकदमे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है किसी भी विवाद में, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक 5 जजों की पीठ बैठती है, जिसमें जो कि आप आपस में मिलके एक डिसीजन लेते हैं और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ना चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सलाह दे, वो मना भी कर सकते हैं। जैसे कि हुआ था 1994 में। 1994 में क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी किस पर, राम मंदिर मुद्दे पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि इस मसले पर हम आपको सलाह नहीं देंगे। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो 1950, हाँ ये देखिए क्या मसला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसको पूरी छूट है कि वो मना कर सकती है कि हम सलाह ना दें। लेकिन अगर कोई विवाद ऐसा है जो 1950 से पहले का है, पहली बात तो ऐसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं जो 1950 से पहले के हों, सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा नहीं करता है बिल्कुल। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसे विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, तब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगी, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी ऐसे विवादों के लिए। अगला देखते हैं, पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार आर्टिकल 137 है। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिए, कहीं ना कहीं ये पूछ लिए जाते हैं। पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही किसी निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहे, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि उसने जो निर्णय दिया था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असत्य की तरफ भी चला गया है, सत्य के पक्ष में नहीं है, तो उस पर दोबारा विचार कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है और उसे बदला भी जा सकता है। इसी में एक आगे है न्यायिक पुनर्वलोकन क्षेत्राधिकार आर्टिकल 137। इसके अंतर्गत क्या होता है, संसद जो भी नियम बनाती है, संसद जो भी एक्ट या कानून बनाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में ले, उसे देखे, अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं, अगर वो संविधान विरोधी है या फिर जनहित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, या किसी के मूल अधिकार को हनन होता है उससे, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर रोक लगा सकती है या फिर उसे शून्य घोषित भी कर सकती है। यदि ऐसा ना हो, यदि पूरा जो नियम बनाया गया है उसके कुछ अंश ऐसे हों जिनसे संविधान का हनन हो रहा हो या किसी के मूल अधिकारों का हनन हो या वो सार्वजनिक हित के पक्ष में ना हो, तो उस हद तक या उस लिमिट तक उस कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकती है। ये अधिकार आर्टिकल 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है।
अब क्या है अंतरण की शक्ति, जैसा कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें ट्रांसफ़र होंगे। मुकदमे ट्रांसफ़र होते हैं कैसे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहे किसी मुकदमे को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है, और अगर चाहे तो हाई कोर्ट से उसी मुकदमे को अपने पास सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। ये अधिकार 42वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। इस संशोधन से पहले क्या होता था, अगर महान्यायवादी कहते थे कि कोई विवाद ऐसा है जिसका निपटारा करने के लिए उसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए, तभी वो मुकदमा ट्रांसफ़र होता था, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उसमें ये बताया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्वप्रेरण से, यानी खुद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे तो वो किसी भी मुकदमे को हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है या अपने पास भी बुला सकती है। ये अंतरण की शक्ति कहलाती है। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129, इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला या सुनवाई होती है उसका एक लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। इस लिखित रिकॉर्ड को बाकायदा प्रकाशित भी किया जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके ऑर्डर को ना माना जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है। ये सारे रिकॉर्ड भविष्य में फैसलों के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं, जिससे इस तरीके का अगर कोई केस आता है तो हिस्ट्री में जितने केसेस हुए हैं उनसे हम सीख लेकर या उनसे मदद लेकर उन आगे आने वाले मुकदमों को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है आबद्ध कर विधि आर्टिकल 141। आबद्ध कर विधि में क्या होता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट अपने अगले मुकदमों में फॉलो करेगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस पर कोई फैसला दे दिया है तो अब इस फैसले को अगर इसके जैसा कोई और केस आ जाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट इस बात के लिए बाध्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को ही फॉलो करे। मतलब अगर दोनों केसेस सिमिलर हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, आप अलग जाके फैसला नहीं ले सकते। ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट बाध्य होता है, इसीलिए इस विधि को आबद्ध कर विधि कहते हैं। इसमें हाई कोर्ट बंधा हुआ है आर्टिकल 141 के तहत। लेकिन अगर कोई कहे भाई हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और अगर वैसा सेम केस आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वो भी इसमें आबद्ध होगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट से जो निचली अदालतें हैं वो सारी इस फैसले को मानने के लिए बाध्य होंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या फिर उच्चतर न्यायालय, उच्चतर भी कहते हैं। आप उच्चतर न्यायालय को आप कंफ्यूज मत होना कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है। उच्चतर न्यायालय हाई कोर्ट को ही कहा जाता है, या उच्च न्यायालय भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड स्टडी हार्ड। पढ़ते रहिए।